हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वन नेशन वन एग्री मार्केट, जो हाल ही में रिसेंटली जो है पार्लियामेंट द्वारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए गए हैं। किसानों की आय जो उनका लक्ष्य रहा है 2022 तक डबल करने के लिए गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुधार हैं। चूँकि जो है इस एग्रीकल्चर जो है सब्जेक्ट मैटर जो है स्टेट का होता है। स्टेट तो स्टेट का मैटर होने के नाते सेंट्रल इसमें दखल नहीं कर सकता था, इसलिए इन सुधारों को लाया गया है। तो आप देखें लिखा गया है द 3 लेजिस्लेटिव रिफॉर्म विच हैव फेल्ड टू सी लाइट ऑफ द डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट इन द पास्ट इंक्लूडेड लॉ ऑन प्रमोटिंग बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये हमारा फर्स्ट है ला जो रिफॉर्म हुआ है। एंड सेकेंड दैट इज एम्पावरिंग फार्मर टू इंगेज विद द प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, होलसेलर्स, लार्ज रिटेलर्स एंड एक्सपोर्टर्स थ्रू आउट एडवांस कॉन्ट्रैक्ट ऑन प्री एग्रीड प्राइसेस। एंड हमारा थर्ड है एन अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट विथ रिमूव सीरियल पल्सेस ऑलसीड एडिबल ऑयल ऑनियन पोटैटो फ्रॉम लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो रिफॉर्म हुए हैं एग्रीकल्चर के। तो आगे चलते हैं। द ईसी ऑफ 1955 है इट्स रूट इन द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1943 व्हेन इंडिया वाज रेवर्ड बाय फेमाइन एंड वाज फेसिंग द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो है इंडिया में सीरियल्स की काफ़ी कमी हो गई थी, भूखमरी की कगार हो गई थी। उस समय जो है एक जो है एक्ट बनाया गया, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसके तहत जो है आप जो है जो भी कमोडिटी इसमें लिस्टेड हैं उनमें आप जो है एक सीमित मात्रा के बाद जो है कुछ स्टोरेज नहीं कर सकते हैं उस अनाज का, क्योंकि स्टोरेज करने के बाद जो है मार्केट प्राइस में जो है सीरियल्स की हाई हो जाती है। तो इसलिए जो है इसमें थोड़ा स्टोरेज रिस्ट्रिक्टेड किया गया कि आप इतनी मात्रा में ही केवल सीरियल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 इसलिए ये बनाया गया। बाय द 1960s हिट बाय बैक टू बैक ड्रॉट। तो उस समय जो है इंडिया ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी 1960 के करीब में, एक पहला चाइना और दूसरा पाकिस्तान। तो उस समय जो है सेल्स की कमी हो गई थी। तो उस समय जो है इंडिया में अनाज जो है PL 480 के माध्यम से US से इंडिया में आता था। इसका मतलब ये था कि US जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके लिए जो है इसके माध्यम से अनाज भेजता था। तो इस तरह से हमारे देश में उस टाइम अनाज की सप्लाई होती थी PL 480 के माध्यम से। तो अगला हमारा है टुडे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ व्हीट एंड राइस आफ्टर चाइना। सो ये बात सच भी है कि उस समय कमी थी, इस समय ओवरफ्लो हो रहा है हमारे ग्रेनरीज में। आप देखते भी होंगे कई गोदामों में अनाज सड़ जाते हैं, इतना ओवरफ्लो हो जाता है। सरकारें जो हैं अच्छे MSP खरीद भी लेते हैं, लेकिन उनको जो है अच्छे से जो सप्लाई चेन बना नहीं पाती हैं, तो वो गोदाम में रखे सड़ जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे FCI के गोदाम में आप देख सकते हैं तमाम तरह की पूरा जो है इसी तरह जो है अनाज हमारे जो किसान मंडी में बेचते हैं वो सड़ जाते हैं। इसमें होता ये है कि मेनली कि जो फार्मर्स होते हैं क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी होती नहीं है, इसलिए वो अपने क्रॉप्स को जो है तुरंत मार्केट में या मंडीज़ में लाकर सेल कर देते हैं। तो इससे होता ये है कि फार्मर्स को एक अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, क्योंकि सभी फार्मर्स उस टाइम जो है अपने सीरियल्स को बेचने के लिए मंडी ले जाते हैं, तो प्राइस थोड़ा ड्रॉप हो जाती है।
तो ड्राफ्ट होने के नाते किसान को उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना उसको होना चाहिए, और होता ही इसलिए है क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए वो मार्केट में डायरेक्ट सेल कर देते हैं। और जो है गवर्नमेंट उन्हें अच्छे एमएसपी भी देती भी है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर गोदाम में रखने के लिए जगह नहीं है, अनाज सड़ जाते हैं, बाहर भीग जाते हैं, बहुत तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आगे देखिए, एज ए रिजल्ट द कंट्री लैक स्टोरेज फैसिलिटी, या दिस इज़ द मोस्ट टफ क्वेश्चन फॉर। हमारा मानना है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए सभी किसानों के लिए, और कुछ नियम कानून बनाए जाने चाहिए जो उन किसानों की स्टोरेज फैसिलिटी मिल सके और अपने फसल को बेच सके अच्छे दामों पर कुछ समय बाद जब प्राइस हाई हो। नेक्स्ट, व्हेन फार्मर ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू मार्केट आफ्टर हार्वेस्ट देयर इज ऑफन डिक्लेयर्ड प्राइस पंप रेट। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम of lack of double income. Next, the legal environment of control contract farming with assurance of a price to farmer, time of sowing, help them cropping decision based on forward price. Normally our farmer look back at last year price and sowing decision accordingly. The new system will minimize their market risk. तो सेकेंड जो रिफॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फार्मिंग का, उसमें फार्मर्स के मार्केट रिस्क को लो करने का जो मेन पर्पज है कि जो छोटे किसान होते हैं वे अपना रिस्क जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक आइडिया फार्मूला लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, our farmers suffer more in marketing their produce during the production process। मतलब ये कि फार्मर तो फसलों को उगाता है और अच्छी फसल भी होती है, लेकिन एक है, अगर यूपी में फसलें अच्छी हुई और केरला में मान लीजिए धान यूपी में अच्छी हुआ और केरला में अच्छा नहीं हुआ, तो यहाँ पर किसानों को ये हक नहीं है कि वो इंट्रा स्टेट जो है ट्रेड कर सकें, जिससे उनको अच्छी प्राइस मिल सके। तो ये एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म हुआ है। अब आगे देखिए, APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। प्रत्येक स्टेट लेवल पर एक मंडी समिति होती है, जो ये नियम है कि आप जो है इसके अंतर्गत अगर आप कहीं लोकल बेस का है तो वहाँ की लोकल मंडी में ही आप अपने प्रोड्यूस को क्रॉप को सेल कर सकते हैं। अदर मतलब यूपी में अगर आप एक मंडी से दूसरे मंडी में नहीं ले सकते, जो आपकी लोकल मंडी को वहीं आपका जो प्रोड्यूस सेल होगा। तो ये है APMC का एक रूल, इसमें सुधार करना आवश्यक है। द प्रपोज लॉ विल ओपन मोर चॉइस फॉर द फार्मर, हेल्प इन गेटिंग बेटर प्राइसेस। तो इसमें सुधार होने से क्या है, उनको बहुत अच्छी मात्रा में जो है उनके दाम मिलेंगे और उनको फ़ायदा होगा। और जो गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है 2022 तक डबल इनकम, वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय रिमूविंग बैरियर इन इंटर स्टेट ट्रेड फैसिलिटी द मूव ऑफ द एग्री गुड्स, द लॉ कुड लीड द बेटर spatial irrigation prices. Absolutely, this is the big step for the farmer to doubling their income till 2022. Next, finally India will have common market for agri produce। तो इस रिफॉर्म के बाद जो है इंडिया वन नेशन वन एग्री मार्केट, वन नेशन और वन एग्री मार्केट को जो है पाने में आसानी होगी। नेक्स्ट, जो लास्ट रिफॉर्म है इसके अंतर्गत
इन अनदर लैंडमार्क डिसीजन द गवर्नमेंट हैज़ दैट। इट मीन्स इसके अंतर्गत जो है, अगर आप ऋण लेते हैं खेती करने के लिए, तो वहाँ पर आपको जो है सिक्योरिटी के रूप में आपकी जो लैंडमार्क होती हैं वो आपको वहाँ पर उसको नहीं रखना पड़ेगा, गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो आपकी जो है ज़मीन आपसे छीनी नहीं जाएगी यदि आप किसान हैं तो ये रिफॉर्म हुआ है लैंडमार्क डिसीजन। एंड नेक्स्ट, कॉलिंग टुडे एज ए हिस्टोरिक डे ऑफ फार्मर सेक्टर, द मिनिस्टर सेड दैट। इट मीन्स देश आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन जो है किसान जो है, देश का किसान आज आज़ाद हुआ है, आज़ादी आज हुआ है, ये उनका कहना है। लेकिन अभी देखा जाएगा तो बहुत सारी कमियां हैं। जो योजनाएं तो कागज़ों में बन जाती हैं, लेकिन इससे इम्प्लीमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्वालिटी मेंटेन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो लक्ष्य है उसको पूरा करना बहुत ही टफ होता है। तो ये कहना बहुत आसान नहीं है। सो नेक्स्ट, आज का एक क्वेश्चन है, हाउ द सेंटर कैन लेजिस्लेट एज एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट। इट मीन्स कि अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मैटर एग्रीकल्चर स्टेट का है तो इसमें सेंटर कैसे जो है रिफॉर्म ला सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।